अजमेर के पास रसीदाबाद में आज भारतीय सेना का जोरदार पूर्वाभ्यास देखने को मिला, जिसमें ड्रोन वारफेयर, एडवांस वेपन और अत्याधुनिक तकनीक से दुश्मन को मात देने की रणनीति का प्रदर्शन किया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भविष्य की युद्ध चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सेना की तैयारियों को परखना और उन्हें और मजबूत करना रहा। अभ्यास के दौरान ड्रोन वारफेयर की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली। निगरानी, लक्ष्य की पहचान और सटीक हमले के लिए ड्रोन का प्रभावी उपयोग किया गया। इसके साथ ही एडवांस वेपन सिस्टम, अत्याधुनिक संचार उपकरण और अत्याधुनिक तकनीक का भी प्रदर्शन किया गया, जिसे युद्ध के दौरान त्वरित निर्णय लेने और दुश्मन पर निर्णायक बढ़त हासिल करने की रणनीति को भी दर्शाया गया। सेना के जवानों ने उच्च स्तर के समन्वय और अनुशासन का परिचय देते हुए विभिन्न युद्ध परिस्थितियों का अभ्यास किया। रियल टाइम इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस लॉन्च और तेज प्रतिक्रिया प्रणाली के माध्यम से यह दिखाया गया कि किसी भी आपात स्थिति में भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है। इस सैन्य अभ्यास ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय सेना बदलते युद्ध के स्वरूप के मद्देनजर आगे है और आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षित मानव संसाधन के बल पर सेना देश की सीमाओं की सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए हर परिस्थितियों के लिए तैयार है। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। डिजिटल चुनावी सेवाओं को ज्यादा सरल और तेज पारदर्शी बनाने की दिशा में चुनाव आयोग ने एक और बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने नागरिकों को सीधा सिस्टम सुधार में भागीदार बना रहा है। चुनाव आयोग ने ईसीआई नेट को और स्मार्ट बनाएगा। 10 जनवरी तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं, यानी नागरिक भी सुधार प्रक्रिया में भागीदार होंगे। चुनाव आयोग ने नए ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म को और ज्यादा प्रभावी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। आयोग ने कहा है कि लोग 10 जनवरी 2026 तक अपना सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए सभी नागरिकों से ईसीआई नेट ऐप डाउनलोड करने और समय दिया गया है। सबमिट सजेशन टाइप के जरिए फीडबैक देने की अपील की गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक नागरिक ईसीआई नेट ऐप पर मौजूदा सुझाव सबमिट कर टैब का इस्तेमाल कर 10 जनवरी 2026 तक अपना सुझाव भेज सकते हैं। इस सुझावों के जरिए ऐप और प्लेटफॉर्म और ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा। ईसीआई नेट को अब बिहार विधानसभा चुनाव, अन्य राज्यों में भी 2025 के उपचुनाव के दौरान सफलतापूर्वक आजमाया गया था। इन चुनाव के दौरान मिले अनुभव और फीडबैक के आधार पर प्लेटफॉर्म में लगातार सुधार और परिष्कार किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। इंदौर के बाद गुजरात के गांधीनगर पाटनगर में जो 24 सेक्टर, 26 सेक्टर, 28 सेक्टर और आदिपुरा जो गांव है, वहां पे जो दूषित पानी के कारण महामारी फैली है। गुजरात सरकार की तरफ से 44 जो अलग अलग जो टीमें हैं वो बनाई गई है। घर घर के जाकर सर्वे किया जा रहा है। लोगों की जो हालात है उसको पूछने के लिए यहाँ पे डॉक्टर की जो टीम है वो यहाँ आई है। साथ में आप देख सकते हैं कि टाइफॉइड है, मलेरिया है, साथ में झाड़ा उल्टी के जो केस है वो ज़्यादा हो रहे हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सर्वे की कामगिरी चल रही है। हर घर जाकर यहाँ पे सर्वे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर की जो टीम है वो ORS दे रही है, साथ में क्लोरीन की जो गोलियाँ है वो गोली है वो भी दे रहे हैं। और बच्चों की जो हालत है फिलहाल उसका जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ से गांधीनगर आरोग्य विभाग की तरफ से जो टीमें हैं वो यहाँ पहुँची है। हर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है, पर जो जहाँ लीकेज है वहाँ पर भी कामगिरी है वो सरकार की तरफ से की जा रही है, पर जो आंकड़ा है वो लगातार है वो बीमारी के कारण बढ़ रहा है। नए यूपी का नया आकाश, खेल खिलाड़ियों का विकास, ये स्लोगन आज सिगरा स्टेडियम में 72वें सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप के आगाज पर लगाया गया था, खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए। तो वहीं अगर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद ने इसका आज उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद सिगरा स्टेडियम में मौजूद थे और तमाम विधायक और वहां राज्य मंत्री भी मौजूद थे। तमाम खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इसी तरीके से लगातार वाराणसी से
खेल को आगे बढ़ाया जाएगा। जिस तरीके से पहली बार नेशनल यहाँ पर जो है कि वॉलीबॉल खेला जा रहा है, ऐसे भी आगे इसी तरीके से वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर बात की जाए खिलाड़ियों की, तो इसमें लगभग 1200 खिलाड़ी भाग लेंगे। ये आज से इसका उद्घाटन हुआ है और 11 जनवरी तक चलेगा। अगर राज्य की बात करें तो इसमें 28 राज्यों से जो एक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। करीब 58 टीम इसमें शामिल हो रही है। तो वहीं बात की जाए वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में जो हाईटेक तरीके से बनाया गया है, उसमें जिम से लेकर स्विमिंग पूल से लेकर तमाम चीज़ों की व्यवस्थाएं की गई हैं। कैंटीन से लेकर हॉस्टल तक है और अलग अलग गेम वहां पर और भी देखने को मिले हैं। अगर बात की जाए क्रिकेट से वॉलीबॉल या बास्केटबॉल, ऐसे भी गेम वहां पर देखने को मिल रहे हैं और वहां पर बड़े ही हाईटेक तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। टीवी, वाईफाई और जिम तक का व्यवस्था किया गया है कि तमाम खिलाड़ियों को व्यवस्थाओं से लैस किया जाए। वाराणसी से न्यूज स्टेट के लिए रवि सिंह। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज मथुरा पहुंचे। सुबह ट्रेन से मथुरा पहुंचते ही विशेष सुरक्षा घेरे में, उसके बाद वो वृंदावन स्थित केशव धाम पहुंचे और केशव धाम में आज से 3 दिन का यहाँ स्वयंसेवकों का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विशेष कार्यक्रम है, जिसमें देश भर के वरिष्ठ कार्यकर्ता और स्वयंसेवक पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे और देश में किस तरीके से संघ काम कर रहा है, उन्हें किन किन बातों की अड़चनें अपने कार्य के दौरान आ रही है, उन सभी विषयों पर मंथन होगा। और संघ प्रमुख का जो दौरा है वो 10 जनवरी तक वृंदावन में है और 7 तारीख तक केशव धाम में उनका कार्यक्रम है। 10 तारीख और 9 तारीख को चंद्रोदय मंदिर में संतों का कार्यक्रम और 10 तारीख को उनका कार्यक्रम सुदामा कुटी में होने वाला है। और बताया जा रहा है कि संघ के इस कार्यक्रम में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ सकते हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इस वजह से कुछ और इनके बारे में यहाँ कहना ठीक नहीं है। इस वजह से अनुमान लगाया जा रहा है और संघ की इस बैठक में मीडिया को दूर रखा गया है। सुरक्षा कर्मी जो केशव धाम वृंदावन है उसके बाहर तैनात किए गए हैं और यहाँ केशव धाम में एक विशेष अहम संघ के कार्यकर्ता और विशेष पदाधिकारियों की मोहन भागवत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संघ के प्रमुख हैं, उनके सानिध्य में बैठक चल रही है और जो संघ के पदाधिकारी और जो संघ के कार्यकर्ता हैं उनको दिशा निर्देश दिया जा रहा है और यहाँ पर संघ की नीतियों को लेकर मंथन किया जा रहा है। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, केशव धाम, वृंदावन। जनपद भदोही कालीन नगरी में कल्पवास मेले में यहाँ जो है कई वर्षों से 31वां वर्ष बताया जा रहा है। 31वां वर्ष है यहाँ पे कल्पवास मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज जिला अधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया गया है। बाकायदा पूजन पाठ करके ध्वजारोहण करने के बाद हमारे साथ इस कल्पवास मेले के देखरेख कह लीजिए, चाहे आयोजक संरक्षक जो भी हमारे साथ कौड़ा शंकर दास जी महाराज जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या कहेंगे। जी, यहाँ मिनिमम व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वो है जिला प्रशासन की तरफ से और समिति भी यहाँ पे टेंट वगैरह जो लगा है तो हम लोग समिति भी फ्री में टेंट देता है कल्पवासियों की सुविधा के लिए। और उनको अगर भोजन की व्यवस्था नहीं है तो भोजन भी एक भंडार चलता है 1 महीने के लिए। और यहाँ पे एक यज्ञ है, 1 महीने का प्रवचन चलता है, सीताराम नाम संकीर्तन 1 महीने चलता है। ये सारे कार्यक्रम जो एक जैसे तीर्थराज प्रयाग हैं तो तीर्थों के राजा हैं और उनका राजा के पास कई पहले के शब्द में पाही, इस समय ब्रांच कहा जाए तो ठीक लोग समझते हैं, तो राजा का ब्रांच ही मान लिया जाए महातीर्थ संग्राम प्रयागराज का। तो ऐसी मान्यता है कि जब भीड़ भाड़ होता है प्रयाग में तो तीर्थराज प्रयाग यहाँ पे आके विश्राम करते हैं भीड़ वाले दिन। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आदर्श पांडे, न्यूज स्टेट भदोही।
नोएडा प्राधिकरण की 221वीं बोर्ड बैठक में जहां शहर के जो बैठक हुई, जिसमें जहां शहर के रियल एस्टेट और व्यापार औद्योगिक विकासों से जुड़े कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई, जिसके बाद कहीं ना कहीं साफ तौर पे मोहर लग गई है। हालांकि लगातार काफी लंबे समय से जो अड़चने थी वो आ रही थी। हालांकि 221वीं बोर्ड बैठक होने के बाद कहीं ना कहीं जो भूखंड परियोजना पर जो लगी रोक थी वो हट गई है। अब आपको बता, जिसके लंबे समय से जो कहीं ना कहीं लोगों को इंतजार था, अब 10,000 फ्लैटों की रजिस्ट्री का जो फैसला है वो रास्ता साफ हो गया है। तो कहीं ना कहीं बोर्ड के बड़े फैसले के बाद अब बिल्डर के नक्शे पास होंगे और हालांकि अधिकारियों के अनुसार जो रोक हटाई गई है, लगातार लोगों को सहूलियत देने के लिए हटाई गई है। हालांकि इस मामले को लेकर लगातार जिस तरीके से बैठक हुई है, 221वीं बोर्ड बैठक के बाद अहम फैसले पर जो चर्चा हुई है, लगातार काफी समय से जो रजिस्ट्री का लोग इंतजार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई साफ नजर आ रही है। हालांकि अब देखना होगा किस तरीके से जो लंबित पड़े फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, ऐसे और कितने लोग हैं जिन्हें कहीं ना कहीं प्राधिकरण के द्वारा कहीं ना कहीं साफ तौर पर रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। नोएडा से तरुण मराना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में एक चिकित्सक के ऊपर गंभीर आरोप धर्मांतरण और शोषण के लगे थे, जिसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कई दिनों से आरोपी डॉक्टर फरार चल रहा है। ऐसे में अब उसके ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी पुलिस की तरफ से की जा रही है, जिसके मद्देनजर राजधानी लखनऊ और उत्तराखंड में स्थित उसकी संपत्ति को अब कुर्क करने की तैयारी है। गौरतलब है, बीते दिनों उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था और ऐसे में अब उसकी संपत्ति भी कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरह से वीआईपी के नाम को लेकर विपक्ष सड़कों पर है, तो वहीं एसआईटी ने अपनी जांच में यह साफ कर दिया है कि उनकी जांच में अभी तक किसी वीआईपी का नाम नहीं आया है। एसआईटी के सदस्य एसपी शेखर सोयाल ने पत्रकार वार्ता में यह साफ किया कि अभी तक की जांच में इस तरह से किसी भी वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है। हालांकि शेखर सोयाल ने इस बात को भी स्वीकारा कि एक वीआईपी का नाम स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। देहरादून से एक ऐसा चौंका देने वाला मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि जनवरी 2026 की शुरुआत में ही एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान और परेशान कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार का एक युवक आईएएस यानी यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की बात कहकर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी में पहुंचता है और जहां पर उसने अपने आप को आईएएस परीक्षा में उत्तीर्ण होने की बात कही, लेकिन एकेडमी के प्रशासन को उसके ऊपर कुछ शक हुआ और संदिग्ध मामला देखते हुए प्रशासन ने इसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को दी, जहां पर पुलिस ने पहुंचकर युवक को अपनी हिरासत में ले लिया और उसे मसूरी कोतवाली लेकर पहुंचे, जहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि फिलहाल प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि युवक बिहार का रहने वाला है और फिलहाल जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में निवास करता है। आपको बता दें कि युवक पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में उसके जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं और उससे ये पता चला है कि फिलहाल जो युवक है वो खुद एक ठगी का शिकार हुआ है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल जांच की जा रही है और ये किस तरीके से एकेडमी पहुंचा और ये किस तरह से इस झूठा फर्जी रिजल्ट लेकर एकेडमी पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से पुलिस भर्ती का ऐलान किया गया है। बहुत बड़ी संख्या में पदों पर यह भर्ती होनी है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के देवरिया सदर से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि सामान्य वर्ग को 3 वर्ष की छूट इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। देवभूमि उत्तराखंड में जहां मौसम लगातार सर्द बना हुआ है, वहीं यहां का सियासी पारा लगातार आसमान छू रहा है।
अंकिता हत्याकांड को लेकर कुछ ऑडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बहुत बड़ा महारैली होगी क्योंकि अंकिता भंडारी के लिए ये छोटी सी रैली थी, ये ट्रेलर था, लेकिन अब 11 तारीख को बहुत बड़ी महारैली होगी जिसमें कि हम न्याय मांगेंगे, सीबीआई जांच मांगेंगे, स्पष्ट जांच चाहते हैं। हम इन बेटियों के साथ ये जघन्य अपराध को सहन नहीं करेंगे और हम आगे आने वाले जनवरी 11 को हम बड़ी महारैली के साथ सभी भाई बहनों को, महिलाओं को, मतलब कहते हैं कि सब आगे आओ बढ़ चढ़ के और अपने चूल्हा चौकी को ही सीमित मत समझो। चूल्हा चौकी से बाहर आकर अपने घर को साफ तो करते हो, लेकिन समाज को साफ कैसे करोगे? कांग्रेस, यूकेडी, सीपीआई, बेरोजगार संघ सहित तमाम विरोधी दल एकजुट हुए। सभी लोगों ने परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास को कूच किया। रास्ते में सभी प्रदर्शनकारियों को रोक लिया गया। प्रदर्शनकारी लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। न्यूज स्टेट के लिए दिग्विजय सिंह बिष्ट। संभल के एचोड़ा कम्बू थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में काफ़ी दिनों से जो सरकारी ज़मीन पर अवैध मस्जिद का निर्माण कर लिया गया था और आज जो मस्जिद कमेटी के जो लोग थे उन्होंने खुद ही अपने देर रात्रि तक उसको जो अवैध का निर्माण था उसको हटा दिया गया। मेरे यहाँ पर ये कुछ लोग हैं यहाँ पर जिन लोगों को संभल के डीएम और एसपी ने या उनके लिए घर बनाने के लिए प्रमाण पत्र दिए हैं, आवंटित किए गए। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हो? अच्छा, आपको जो आवंटन का प्रमाण पत्र दिया गया डीएम एसपी को, क्या कहना चाहेंगे? चंगी ये हमें तो फायदा करवाया, डीएम साहब अच्छे कराया, गरीब लोग। क्या नाम है आपका? पूजा। कहाँ रहती है? यहीं रहती हूँ। नहीं रहते। आपके लिए जो डीएम एसपी ने प्रमाण पत्र दिया तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अच्छी बात है, हमें तो खुशी हो गई और उम्मीद ना थी मगर उम्मीद भी हो गई आज। अच्छा, क्या कहा डीएम एसपी ने आपसे? यही बोला कि आपका कब्जा होएगा मतलब। अच्छा, और नहीं बनाने के लिए भी बोला है। अब फिलहाल में तो हम पे पैसे नहीं है, हम कैसे बना लेंगे इतनी जल्दी एकदम। घर बनाने के लिए आपको कहा है? हाँ। घर बनाओगे आप? अभी तो ना है फिलहाल में, मगर बनाएंगे तो। क्या नाम है आपका? महेंद्र जी, आपको जो आवंटन प्रमाण पत्र दिया गया घर बनाने के लिए, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमारे पास रहने के लिए ज़मीन नहीं थी जी, और जी अपना घर बनाएंगे वो अच्छा लग रहा है। इसी जगह पर कभी सोचा था आपने? नहीं, कभी नहीं सोचा था। हम तो बहुत परेशान थे, ज़मीन नहीं थी रहने के लिए। तो ये मेरे साथ यहाँ के जो कुछ लोग हैं जो संभल के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसी और संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा यहाँ पर जो आवंटन के लिए प्रमाण पत्र बांटे गए वो जगह में अपने सहयोगी से कहेंगे। देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर जो अवैध निर्माण कर जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था मस्जिद का, और उसी को लेकर के जहाँ पर खुद मस्जिद समिति के लोगों ने यहाँ पर जो निर्माण करने के बाद उसको देर रात तक उसको मस्जिद को अपने हाथों से ही ध्वस्त कर दिया। और जहाँ पर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल तैनात है। संभल के डीएम, संभल के एसपी कृष्ण कुमार वो भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर करीब 20 लोगों को प्रमाण पत्र, आवंटन प्रमाण पत्र वितरित किए गए, उन्हें दिए गए जिससे कि वो अपना घर बना सके। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट संभल। संभल के सलेमपुर सालर हाजीपुर गांव में पहले मस्जिद पर कार्रवाई की गई थी, अब जो अवैध मदरसा था उस पर प्रशासन की कार्रवाई की जा रही है। उसी गांव में जो अवैध मदरसा था उस पर 3 प्रशासन के बुलडोजर ये चल रहा है। किस तरीका से जो अवैध मदरसा था उसके अवैध निर्माण को किस तरीका से जो बिल्डोजर है वो 3 बिल्डोजरों के द्वारा पूरा इस पर बुलडोजर चलाकर मिट्टी में मिलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 20 साल से अधिक इस पर अवैध निर्माण कर लिया गया था सरकारी जमीन पर, और सरकारी जमीन पर निर्माण करने के बाद प्रशासन को इसकी जानकारी हुई तो आज प्रशासन के द्वारा एक ही गांव में मस्जिद और मदरसे पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। उसी गांव में मस्जिद पर 25 साल पहले अवैध निर्माण कराए जाने को लेकर के खुद मस्जिद कमेटी के लोगों ने वहां पर अपने हाथों से उसके मस्जिद को निर्माण ध्वस्त कर दिया गया था। जो मदरसा था करीब 20 साल से अधिक अवैध निर्माण कर लिया गया था, उस पर आज जो संभल का प्रशासन का जो बुलडोजर है, 3 बुलडोजर है, उन बुलडोजरों से किस तरीका से इसे ध्वस्त किया जा रहा है। करीब 20 से 25 मिनट से लगातार ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। डंपरों के द्वारा इसका मलबा को यहाँ से लाया जा रहा है। गांव में किसी भी तनाव का माहौल नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से गांव में शांति तरीके से माहौल को लेकर कई के जवान लगाए गए हैं। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसे, संभल के एसपी खुद यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो एडिशनल एसपी है और जो तहसीलदार है वो है मौजूद है। उनकी मौजूदगी में 3 बिल्डर
बुलडोजरों के द्वारा अवैध निर्माण जो मदरसे पर कर लिया गया था, उस पर जो बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया जा रहा है। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट संभल। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार के गोपालगंज में आ गया है। चेन्नई से 45 दिन के सफर तय करने के बाद पूर्वी चंपारण के केसरिया में विराट रामायण मंदिर में स्थापित होने के लिए जो शिवलिंग चेन्नई से चला था, 45 दिन बाद उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर पर गोपालगंज जिला के बलथरी चेक पोस्ट पर पहुंचा हुआ है। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि वही शिवलिंग है जो 45 दिन के सफर तय करने के बाद यहाँ पहुंचा हुआ है और देश का सबसे बड़ा शिवलिंग ये माना जा रहा है। यह जो शिवलिंग है महावीर मंदिर पटना के महत्वाकांक्षी योजना के तहत जो पूर्वी चंपारण के केसरिया है, जहां पर विराट रामायण मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में इसका स्थापना किया जाएगा। यहाँ पे लोग लगातार 3 दिन होने जा रहा है और लगातार लोग आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। महिलाएं आई हुई हैं और महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं। तमाम तरह के भक्त पहुंच रहे हैं और यह जो तकरीबन 96 चक्के की इस विशेष ट्रक से इसको सड़क मार्ग से लेकर आया जा रहा है। इसी बीच यह जो शिवलिंग है सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सके, जिसको लेकर गोपालगंज पुलिस अधीक्षक अवधेश डिस्ट्रिक्ट और गोपालगंज जो जिला पदाधिकारी हैं पवन कुमार सिन्हा के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया और यह सुनिश्चित किया गया, सड़क मार्ग के अधिकारियों द्वारा लगातार बात किया जा रहा है कि जो सड़क मार्ग से गोपालगंज जिला का जो पार करेगा वो कहीं इसको कोई दिक्कत नहीं आए। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं आपके साथ गोपालगंज से शैलेंद्र कुमार। बिग बॉस मराठी सीजन 3 में फर्स्ट रनर अप रहे मराठी एक्टर जय दुधाने मुश्किल में फंस गए हैं। थाने पुलिस ने उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में लिया है। जय दुधाने पर करीब 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि वो देश छोड़कर बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में उनके परिवार से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक जय दुधाने पर कथित तौर पर फर्जी कागजात बनाकर एक ही दुकान कई लोगों को बेचने का आरोप है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कानपुर में प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय एक कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में पहुंचने वाले थे। इससे पहले तमाम लोगों ने उनका घेराव कर लिया। ये जो आए हुए हैं इन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रशासन ने इन्हें बाहर ही रोक रखा है। पुलिस को भी दिखाना चाहेंगे कि पुलिस यहाँ पर मौजूद है और पुलिस लगातार इन लोगों को कार्यक्रम स्थल पर जाने से रोक रही है। लोगों से लगातार संवाद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपकी अगर कोई समस्या है तो उसे यहीं पर अवगत करा दे। और प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से उनको मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही। तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी समस्या क्या है, किस बात को लेकर के आप लोग यहाँ पर आए। मैम ये बताइए कि क्या समस्या है आप लोगों की, क्यों आज प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे? हम लोग लैट्रिन की वजह से ना हम लोग यहाँ पे आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सीवर लाइन नहीं है, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। खड़ंजे की व्यवस्था थी उसमें वो भी टूट गया है। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि वो काम हो जाए, पर कुछ लोग लगे हुए हैं, वो काम को रोके हुए हैं। ये हमारी जो बस्ती है उसको खरीदना चाहते हैं, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों की सिर्फ एक छोटी सी मांग है, वहाँ पे शौचालय की। आज़ादी के बाद से आज तक वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। 3,500 लोगों पे 4 वॉशरूम्स हैं वहाँ पे। तो इस समस्या की मांग हम लोग काफ़ी सालों से नगर आयुक्त से, डीएम से कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी वो नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला। इस वजह से क्योंकि इसमें बंटी पाड़े जी जो ये है, ये जगह खरीदना चाहते हैं, महापौर जी हमारी मदद नहीं कर रही हैं और इसी वजह से आज हम लोग विरोध नहीं सिर्फ मांग कर रहे हैं। उड़ीसा के ढेंकानाल के पत्थर के खदान में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें कई पत्थर खदान के नीचे गिर गए और इसमें वहाँ जो मजदूर काम कर रहे थे वो दब गए। ये धमाका देर रात हुआ, इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस करना बेहद मुश्किल हो गया था। जैसे ही सुबह हुई, सुबह 7 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए गए और मशीनों द्वारा पत्थरों को हटाने के बाद 2 शव अभी तक मिल पाए हैं, जिनकी पहचान अभी जारी है। आशंका है कि पत्थरों के नीचे और भी लोग दबे हो सकते हैं। वहीं कलेक्टर ने जाँच के आदेश दे दिए हैं और बताया है कि सितंबर 2025 में इस खदान का
ब्लास्टिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था और दिसंबर 2025 में इसकी लीज की अवधि भी खत्म हो चुकी थी। इस दौरान ये जो ब्लास्टिंग चल रहा था, जो अवैध खनन चल रहा था, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि लाइसेंस खत्म हो जाने के बाद भी ये कैसे हो सकता है। इसमें 2 लोगों की मौत हुई है और अब आगे की जांच जारी है। उड़ीसा से शुभम कुमार, न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।